मुझे सामाइन कराम पेश खिदमत है हिंदुस्तान का सुर्ख सफ़र, जिसके लेखक हैं नरेश नदीम। दोस्तों, इस किताब का दूसरा चैप्टर है गुलामों पर असरार शहंशाही खुलने का वक्त। आज पाया गुलामा में जंजीर पा ऐसे छनकी के बांग तरह बन गई। दस्त मजलूम में हथकड़ी की कड़ी ऐसे चमकी की तेग कज़ा बन गई। बहुत कम लोगों को इसका इल्म होगा कि 1840 में जबकि फ्रांस के अजीम बुर्जुआ जमहूरी इनकलाब 1791 को 50 बरस गुजर चुके थे, बरतानवी गवर्नर जनरल तमाम इम्तनाही मिन्नतों के बावजूद जदीद हिंदुस्तान के बानी कहे जाने वाले राजा राम मनोहर राय ने कलकत्ता के बंदरगाह पर लंगर अंदाज एक फ्रांसीसी जहाज पर कदम रखा था और इनकलाबी फ्रांस के परचम को अपनी सलामी पेश की थी। इस तरह बेदार हिंदुस्तानी जहन ने राम मनोहर राय के रूप में अपने इस मौक़िफ़ को वाज़ेह कर दिया था कि जबर व इस्तिबदाद के खिलाफ दुनिया के किसी भी कोने में चलने वाली जंग इसकी अपनी जंग है और इस जंग का खैर मकदम, इसकी हिमायत और इसमें हत्तल इम्कान ताउन करना हर हिंदुस्तानी ने हर इंसान का फ़र्ज़ मुक़द्दस है। बेदार हिंदुस्तानी जहन ने फ्रांसीसी इनकलाब के 128 बरस बाद ज़हूर पजीर रूसी इनकलाब का खैर मकदम भी इसी गर्मजोशी और फ़राग दिली के साथ किया। आलमगीर असरात ये कहना गोया एक रटी रटाई बात को दोहराना है कि रूस के इनकलाब ने दुनिया के हालात में ज़बरदस्त तग़य्युरात को जन्म दिया और मज़लूमान आलम में वो बेदारी पैदा की जो इससे पहले कभी देखी नहीं गई थी। ये बातें अपनी जगह मुसल्लम हैं। यहाँ हमारे लिए जो बात अहमियत रखती है ये है कि तमाम नौ आबादियाती और नीम नौ आबादियाती ममालिक की तरह हिंदुस्तान भी इनकलाब रूस के जिस पहलू की तरफ बिलखुसूस मतवज्जा हुआ, इसका ताल्लुक गुलाम अक़वाम के मुतालिक इस इनकलाब के मौक़िफ़ से था। इनकलाब की इस मौक़िफ़ की अहमियत का अंदाज़ा इस अम्र से होता है कि ज़ार का रूस इन दिनों दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य ही नहीं था, बल्कि इसे कौमियतियों का कैद खाना, प्रेसन हाउस ऑफ नेशनलिस्टीज़ भी कहा जाता था। अगरचे इनकलाब से बहुत पहले ज़ार की सरकार ने एक मुआहदे के तहत अलास्का का तकरीबन वीरान इलाका अमेरिका के सुपुर्द कर दिया था। ताहम इसके बाद भी जो इलाका रूस के कब्जे में रहा वो 50 गुलाम कौमियतियों का मस्कन था, जो मगरिब में पोलैंड से लेकर मशरिक में साइबेरिया तक और जुनूब में वस्त एशिया तक फैली हुई थी। ये वो कौमियतें थीं जो ज़ार शाही के हाथों अपने वसाइल की लूट के सबब अज़हद पसमानदगी में मुब्तला थी और आज़ादी के लिए छटपटा रही थी। और यही सबब था कि रूस का बोल्शेविक इनकलाब इन कौमियतों के लिए एक अल्लाहदाद तोहफ़ा बनकर सामने आया। कौमियतों से मुताल्लिक मौक़िफ़, जैसे कि हमने पिछले बाब में अर्ज़ किया है, मार्क्सी नज़रिए का एक मफरूज़ा ये रहा है कि गुलाम ममालिक की जंग आज़ादी को अपना भरपूर ताउन देना आका मुल्कों के मजदूर तबके के अपने मुफाद में है, क्योंकि इसके बगैर सरमाए के जुए से इसकी अपनी निजात मुमकिन नहीं है। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी को परवान चढ़ाने के लिए अगर ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने कारकुन यहाँ भेजे और बदले में अपनी सरकार के गैज़ व गज़ब का निशाना बनी, तो वो भी ऐन इसी मार्क्सी मफरूज़े को अमली शक्ल देने की एक मिसाल थी। लेनिन की क़यादत में मुल्क भर में फैली हुई सोवियतों में बरसर इक़्तिदार आने के बाद रूस के मजदूर तबके ने भी पहले ही रोज़ इसी मार्क्सी मफरूज़े को अमली जामा पहनाया। पुराने रूसी कैलेंडर के मुताबिक 25 अक्टूबर और नए कैलेंडर के मुताबिक 7 नवंबर को ज़हूर पजीर होने वाले इस इनकलाब ने सबसे पहले जो 3 अहकाम जारी किए वो तीनों ही तमाम नौ आबादियाती
ममालिक के नज़दीक बांग दरा की हैसियत रखते थे। इनमें पहला हुक्मनामा इन दिनों जारी पहली आलमी जंग से मुताल्लिक था और इसमें कहा गया था कि जंग आज़ाद ये जंग नौ आबादियात की अक्सर नौ तकसीम के लिए साम्राज्य ममालिक के दो खेमों के माबैन चलने वाली जंग है, जिससे इनकलाबी रूस का कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए रूस इस जंग से अलग हो रहा है। अगले कुछ बरसों में रूस को अपनी इस उसूल परस्ती के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। दूसरे हुक्मनामे का ताल्लुक ज़मीन से महरूम किसानों को ज़मीन देने से था और ये हुक्मनामा हिंदुस्तान जैसे मुल्कों पर बिलखुसूस असर अंदाज हुआ, जहाँ किसान ज़मींदारों और जागीरदारों के जुए तले पिस रहे थे और ये ही तबके बरतानवी साम्राज्य आकाओं के पक्के माउनकार भी थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि रूस इनकलाब के फ़ौरन बाद मुल्क के बहुत सारे खित्तों में किसान सभाओं की दाग बेल पड़ी, जो आगे चलकर 1936 में कुल हिंद किसान सभा के नाम से एक मुल्क गिर तंजीम मदगम हो गई। आज़ादी का मफहूम मेहनतकश आवाम की नजात होनी चाहिए, ये तस्वुर भी इसी वक्त से राइज हुआ, वरना कांग्रेस तो दूर मगरबी बंगाल के कौमी इनकलाबियों के यहाँ भी ये तस्वुर नहीं पाया जाता था। गुलाम कौमों की आज़ादी। रूसी इनकलाब का तीसरा हुक्मनामा गुलाम कौमियतों और नौ आबादियाती ममालिक से मुताल्लिक था। इसमें ये ऐलान किया गया था कि मुल्क के इस छोर से उस छोर तक जो भी कौमियतें जारशाही के जुए तले दबी थी अब आज़ाद हैं और इनको पूरा हक हासिल है कि वो चाहें तो अपनी अलग खुद मुख्तार सरकारें कायम करें या बराबरी की सतह पर रूस के साथ मिलकर एक वफाकी निज़ाम कायम करें। साथ ही यहाँ ये बात वाजिब कर दी गई थी कि किसी भी मखसूस कौमियत के मुस्तकबिल के मुतालिक इस कौमियत के अवाम का अपना फैसला ही काबिल कबूल कहा जाएगा और किसी बाहरी कुव्वत को इसमें मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। इस आखिरी हुक्मनामे के कुछ फौरी नताइज भी बरामद हुए। पोलैंड और फिनलैंड ने, जो इन दोनों रूसी साम्राज्य का हिस्सा था, फौरन अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया, जिसे स्वीड सरकार की जानिब से बाकायदा तस्लीम किया गया। यही रास्ता 3 बाल्टिक मुल्कों यानी लिथुआनिया, लातविया और इस्टोनिया ने इख्तियार किया। अगरचे 20 बरस बाद 1939 में हिटलर के खतरे के मद्देनज़र वो फिर एक रेफरेंडम के जरिए सोवियत यूनियन में शामिल हो गए। दूसरी तरफ वस्त एशिया की ज़्यादातर मुस्लिम आबादी वाली कौमियतों को तकरीबन 5 बरस तक खाना जंगी की हालात से गुजरना पड़ा, क्योंकि वहाँ के जागीरदार अमीर और इनके हिमायती मुल्ला आवाम को बेदारी की रोशनी से महरूम रखना और इस तरह अपने इक़्तिदार पर मंडला रहे खतरे को दूर करना चाहते थे। इसलिए वहाँ नए ख्यालात के तमाम पैरोकार को लागुफ्ती जुल्म जबर का सामना करना पड़ा। जहाँ एक तरफ वो सोवियत सरकार के तीसरे हुक्मनामे से इस्तेफ़ादा करके आज़ादी हासिल करना चाहते थे, वो दूसरे अहकाम से खायब भी थे, जिसके नाम पर इन इलाकों के मुसलमान किसान अपने लिए ज़मीन का मुतालबे और साथ ही तालीम, तहफ़्फ़ुज़ सेहत, सकाफ़त के फ़रोग़ वगैरह के मुतालबे भी कर रहे थे। वस्त एशियाई आवाम की इस बेदारी में एक नुमाया किरदार हमारे मुल्क के मौलवी बरकतुल्लाह का भी रहा, जिस पर आगे गुफ्तगू की जाएगी। बहरे कैफ कोई 5 बरस की खाना जंगी के बाद इन कौमियतों ने भी मुकम्मल मसावात की बुनियाद पर सोवियत यूनियन में शमूलियत इख्तियार कर ली। खुफिया मुआहदे। जारशाही की गुलाम कौमियतों को खुद मुख्तारी देने और साथ ही नौ आबादियात की आज़ादी की जद्दोजहद को पूरा ताउन पेश करने के अलावा सोवियत सरकार ने अपने वजूद के पहले 3 दिनों में ही एक ऐसा कदम उठाया
جس سے آقا و غلام، ظالم و مظلوم سب کی آنکھیں پھٹی رہے گی، کسی کی غیظ و غضب سے تو کسی کی حیرت سے۔ لینن کی سرکار نے ان تمام خفیہ معاہدوں کو اقوام عالم کے سامنے ظاہر کر دیا، جو اس سے پہلے زار کی سرکار نے مختلف سامراجی ممالک کے ساتھ کیے تھے، اور جن کا تعلق اس نو آبادیاتی کی بندرباٹ سے تھا۔ مثال کے طور پر چین کے بارے میں بھی ایک ایسا ہی معاہدہ کیا گیا تھا، جس کے مطابق چین کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان کو برطانیہ، فرانس، روس اور امریکہ کے مابین بانٹا جانا تھا۔ ایسا ہی ایک معاہدہ افریقی ممالک کے متعلق بھی کیا گیا تھا۔ اس کے لیے اگر چین میں سن یات سین کی سرکار نے سوویت یونین کو اپنا دوست کہا اور اس سے دوستی استوار کرنے کو اپنے 3 بنیادی اصولوں میں جگہ دی، تو یہ کوئی تعجب کا مقام نہیں ہے۔ سوویت سرکار کی خارجہ پالیسی کے یہی پہلو تھے جنہوں نے آزادی کے لیے جدوجہد میں مصروف قومیتوں کو متاثر کیا اور ان کو اس نئے نظام کا گریدہ بنا لیا، ورنہ اپنے داخلی معاملات میں اور بالخصوص اقتصادی، تعلیمی وغیرہ شعبوں میں اگلی 2 دہائیوں میں سوویت یونین کو جو کامیابی حاصل ہوئی وہ فی الحال دور کی بات تھی۔ ایک نئے باب کا آغاز۔ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ سوویت نظام کی طرف متوجہ ہونے والے، اس سے رجوع کرنے والے مجاہدین آزادی میں ایک بڑی تعداد ایسے افراد کی تھی جو بذات خود کمیونسٹ نہیں تھے۔ قومی تحریک آزادی کی تحریک کو سوویت سرکار کے اس اعلان نے بھی متاثر کیا کہ سامراجی جبر و استبداد سے تحفظ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی ملک کے مجاہدین آزادی کو سوویت یونین میں پناہ لینے کا پورا حق حاصل ہے۔ اس اعلان نے ہندوستان کے ان قبل اشتراکی قومی انقلابیوں کو بالخصوص اپنی طرف متوجہ کیا، جو اس وقت بیرون ملک سرگرم عمل تھے۔ موٹے طور پر یہ انقلابی ان دنوں 3 گروپوں میں منظم تھے: غدر پارٹی کے نام سے امریکہ میں، برلن کمیٹی کے نام سے جرمنی میں، اور عارضی ہند سرکار کے نام سے کابل میں۔ جبکہ غدر پارٹی کے کچھ بکھرے ہوئے کارکن سنگاپور، فلپین اور جاپان میں بھی سرگرم عمل تھے، مگر سوویت سرکار کے قیام کے بعد لازمی طور پر ان تمام گروپوں کی سیاسی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔